भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल का आज 70वीं पुण्यतिथि है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि सरदार पटेल का निधन आज ही के दिन यानी कि 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। आज उनके पुण्यतिथि पर हम आपसे उनसे जुड़ी कई रोचक बातें साझा करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है या फिर सरदार पटेल क्यों कहा जाता है? जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे नाम से नवाजा गया। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित सरदार पटेल का अंग्रेजों से लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय एकता की जब भी बात होती है तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व कौशल और अदम्य साहस का ही कमाल था कि 600 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो सका। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ था। वहीं खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झावेर भाई पटेल और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हालांकि 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था, पर उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया और 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की भी अनुमति मिली। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिससे नीरस और हारा हुआ मानते थे। उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीके और चुस्त अंग्रेजी पहनावा के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उनके जीवन की राह ही बदल गई थी। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों के विरोध में अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के जरिए खेड़ा, बरसार और बारदोली के किसानों को एकत्र किया। अपने इस काम की वजह से वह देखते ही देखते गुजरात के प्रभावशाली नेताओं के श्रेणी में शामिल हो गए। जन कल्याण और आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। गुजरात के बारदोली तालुका के लोगों ने उन्हें सरदार नाम दिया और इस तरह वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। सन 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद देश के सामने चुनौती थी अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करने का, जिससे एक अखंड व विशाल भारतवर्ष का सपना साकार हो पाता। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियायतों के प्रति नीति को स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रियायतों के 3 विषय सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। सिर्फ यही तक नहीं, सरदार पटेल ने आजादी के पूर्व ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इससे परिणाम स्वरूप तीनों को छोड़ शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गईं। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया। जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत के विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों में विलय की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय कराया। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आपको बता दें कि ओपन सीटों पर जीत की। अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव में और तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 लाख सदस्य बनाए गए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेजों न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई।
उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किए। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने मिंडल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की भी यात्रा की। वहां उन्होंने मनयोग में अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारत को जो देखते हैं, उसकी कल्पना मात्र भी सरदार पटेल के बिना शायद पूरी नहीं हो सकती थी। उन्होंने छोटे रजवाड़ों और राजघरानों को भी भारत में सम्मिलित करने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि सरदार पटेल सकारात्मक विचार से भरे व्यक्ति थे। वो कहा करते थे कि जीवन का डोर तो ईश्वर के हाथ में है, फिर डरने की क्या बात है। आपको बता दें कि सरदार पटेल का ये भी मानना था कि कायर व्यक्ति कठिन समय में बहाने ढूंढता है, जबकि मजबूत व्यक्ति उससे निकलने के रास्ते ढूंढते हैं। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीके और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया था कि गांधी जी से मिलने के बाद भी वो सात्विक जीवन अपनाने लगे। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल भी गए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वह थी उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ प्रतिस्पर्धा। आपको बता दें कि सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठधर्मिता की वजह से गांधी जी ने उनका नाम वापस दिलवा दिया। 1945 से 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत और पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जगजाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले ही निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चुप को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे से उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा था। वही बात करें नेहरू जी से संबंध का, तो जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। पटेल बिजनेस के प्रति नरम रुख अपनाने वाले खाटी हिंदू थे। नेहरू जी से उनके संबंध तो मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। कश्मीर समस्या के सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते। भारत के देशभक्तों की एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपको बता दें कि सरदार पटेल की गुजरात की केवडिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। हिंद भारत की ओर से सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर तहे दिल से श्रद्धांजलि। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।